नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। पर्यावरण की वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है हमने और एक-एक क्वेश्चन को विधिवत सॉल्व करके ले चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और वीडियो को बहुत जल्दी 10 से 12-15 मिनट में वीडियो को हम समाप्त करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा जैव निम्नीकरण सामग्री नहीं है? कपास, जानवरों की हड्डियाँ, एल्यूमीनियम फॉइल, लकड़ी। देखिए, लकड़ी भी जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा मिट्टी बन जाती है, सड़ जाती है। कपास भी जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा सड़ मिट्टी बन जाती है। जानवरों की हड्डियों का भी एल्यूमीनियम ये अपघटित नहीं होती है जैविक प्रक्रियाओं से। तो यही जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। जैव निम्नीकरण पदार्थ सब्जी के छिलके और जो भी घास, कूड़ा, लकड़ी, ये सारे जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं। इसमें पॉलीथीन है, कांच है, प्लास्टिक है, ये जैव निम्नीकरण नहीं होते क्योंकि छोटे-छोटे जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो इसको सड़ा नहीं सकते हैं और जब सड़ा नहीं सकते हैं तो इनको हम अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहेंगे या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारतंत्र के दो मूल घटक हैं, पौधे और प्राणी। पौधे और प्राणी ये जैवी घटक में हुई तो एक ही घटक हो गया। जैवी और अजैवी, हाँ जैवी अजैवी, देखिए अजीवीय। पौधे और प्रकाश, ये भी कोई बात नहीं रही। तो जैवी जैव घटक, देखो पारतंत्र होता क्या है? पारतंत्र जो है जैसे एक तालाब है, तो उस तालाब में छोटे जीव, बड़े जीव और प्रकाश, जल, हवा सारी चीज़ें हैं। तो जो उसमें पौधे और वनस्पतियां हैं, पौधे और जीव हैं, पौधे और जीव हैं तालाब में, जो कीड़े मकोड़े, जीव जंतु वगैरह, ये क्या हो गए? ये पारतंत्र का जैवी घटक हो गए या जीवी घटक कह लीजिए, जो जिंदा हैं, जीवित हैं, जीवी घटक हो गए। और पानी, हवा और तापमान यानी प्रकाश, ये कैसे हो गए? ये अजीवी घटक हो गए, ये जिंदा नहीं है। पानी, हवा, तापमान, ये कोई जीव नहीं है। तो पारतंत्र के दो घटक होते हैं, एक तो वो घटक होते हैं जो जीवित हैं और एक वो घटक होते हैं जैसे मिट्टी है, मिट्टी भी घटक होती है, मृदा और क्या नाम, पानी है, हवा है, प्रकाश है, तापमान है, ये सारी चीज़ें अजैवी घटक होते हैं। तो पारतंत्र के दो घटक हो गए, कौन से? जैवी और अजैवी। एजी टांसले ने पारतंत्र को परिभाषित किया था और उन्होंने ही 1935 में बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र की कोई मतलब पारतंत्र के दो घटक होते हैं। अब आप समझ गए होंगे जैवी और अजैवी। अगर पूछ दिया जाए कि पारतंत्र के जैव घटक कौन से हैं, जीवी घटक कौन से हैं, तो जीवी घटक में आप क्या लिखेंगे? घास, पेड़ और जीव, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जंतु, यानी जीव जंतु जितना भी जीवित प्राणी है वो जीवी घटक है और जितना जीवित नहीं है, निर्जीव है, वो अजीवी घटक है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, मृदा यानी मिट्टी है, जल है, ये सारी चीज़ें, तापमान है, ये अजीवी घटक होता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द ये एजी टांसले ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द यानी इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले एजी टांसले ने दिया था। और एक चीज़ और आपको बताते चलें कि पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। तालाब एक स्वयं में पारिस्थितिक तंत्र है, वन एक स्वयं में पारिस्थितिक तंत्र है, खेत एक स्वयं में पारिस्थितिक तंत्र है। ऐसा स्थान जहाँ पर सजीव और निर्जीव आपस में अनुक्रिया करते हों या प्रतिक्रिया देते हों या परस्पर क्रिया करते हों एक दूसरे से, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। समुद्र भी सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, खेत मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, बगीचा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है और झील, तालाब ये कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इस तरीके से आप समझ गए होंगे पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं। देखिए, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फौना कहते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों के समूह को यानी वनस्पतियों के समूह को फ्लोरा कहते हैं। ठीक है। तो ये फ्लोरा, अगर वनस्पतियों का समूह पूछा जाए तो फ्लोरा और पशुओं, जानवरों या जंतुओं का समूह पूछा जाए तो फौना। ठीक है। उसके बाद में बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर जो जीवधारियों का एक, स्फीयर माने गोला, यानी जीवधारियों का जो स्थान होता है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। सभी दोनों जीवधारी, इन दोनों को मिला देंगे, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे फौना और फ्लोरा को, तो ये बायोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है? यानी
अजैविक, अजैविक मतलब जीवन जिसमें नहीं। तो पानी तो अजैविक है, इसमें जीवन नहीं होता है। मिट्टी भी अजैविक है, इसमें भी जीवन नहीं होता है। हवा भी अजैविक है। कवक एक पौधा होता है। कवक क्या होता है? पौधा होता है, और पौधा है तो ये जीवित है, तो इसलिए ये अजैविक नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों चीज़ें अजैविक हैं। कवक मतलब होता है फफूंदी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से कौन सी दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा सकता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पर्यावरण एवं जलवायु मतलब किससे संबंधित है? दुर्लभ प्रजातियों या विलुप्त प्रजातियों की गणना से। या राष्ट्रीय प्रोटोकॉल कब आरंभ किया गया था? अक्टूबर 2019 में। राष्ट्रीय प्रोटोकॉल किसके द्वारा आरंभ किया गया? पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो इस तरीके से इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसको देख लीजिए, किसको संरक्षित करने के लिए, किसके लिए ये शुरू किया गया था, ये देख लीजिए। तो इसको शुरू किया गया था हिम तेंदुआ के लिए। किसके लिए? हिम तेंदुआ के लिए। ठीक है, इसके बाद में चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है। ये किसने चलाया था? सुंदर लाल बहुगुणा। सुंदर लाल बहुगुणा, इनके द्वारा चलाया गया था। कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले से। उत्तराखंड के चमोली जिले में। यहाँ पर क्या था? पौधे जब पेड़ काटे जा रहे थे तो उनको काटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे कि पहले हमें काटिए फिर वृक्ष काटिए। तो ये चिपको आंदोलन, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा, पेड़ से चिपकने की वजह से। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण से है, पर्यावरण की समस्या के संबद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय? ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा है जिसको पर्यावरण बचाने के लिए? तो ये है ग्रीन पीस। क्या है? ग्रीन पीस आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर्स हैं? भारत में 18 संरक्षित जैवमंडल हैं। वो 18 जैवमंडल आपको निम्न प्रकार हम दिखाई दे रहे हैं। इसमें से ये लिस्ट दी हुई है उनकी। पहला है नीलगिरी, इसका स्थापना हुई थी 1986 में। नोकरेक 1988 में, नंदा देवी 1988 में, मानस 1989 में, मन्नार की खाड़ी 1989 में, ग्रेट निकोबार 1989 में, सुंदरबन 1989 में, और सिमलीपाल 1994 में, डिब्रू सैखोवा 1997 में, दिहांग दिबांग 1998 में, पंचमढ़ी 1999 में, कंचनजंगा 2000 में, अगस्त्य मलाई 2021 में। इसके बाद में अचनकुमार अमरकंटक में है 2005 में, कच्छ ज्ञान भारती 2008 में, शीत रेगिस्तान 2009 में, और शेषाचलम पहाड़ियाँ 2010 में, और पन्ना ये सबसे नया है 2011 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक। तो ये कहाँ पर है दांडेली? ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, किट्ठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास में है? किट्ठम झील और ये कहाँ पर है? ये सिकंदरा से 12 किलोमीटर दूर, आगरा से लगभग 20 किलोमीटर दूर, जो नेशनल हाईवे NH2 है उस पर है। तो NH2 हाईवे पर कहाँ से कितनी दूर है? सिकंदरा, सिकंदरा और आगरा। इस सिकंदरा से कहाँ पर है? सिकंदरा से 12 किलोमीटर और आगरा से 20 किलोमीटर यहाँ पर NH2 हाईवे पर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या चला जाएगा? आगरा, इसमें चला जाएगा आगरा से दूर। अगला है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केरल में। कहाँ पर स्थित है? केरल में। और इसका क्षेत्रफल 97 वर्ग किलोमीटर है। तितलियां हैं, जानवर और पक्षी, अनेक दुर्लभ प्रजातियों के लिए इसको जाना जाता है। क्षेत्रफल याद रखिएगा, 97
वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य ये भी भाई केरल में स्थित है। ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 25 वर्ग किलोमीटर। और कुछ और भी वन्य अभ्यारण्य हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन आगे इसमें क्वेश्चन आएगा, हम उसमें बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। और कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अभी हमने आपको बायोस्फीयर रिजर्व बताए थे, तो इसमें जो है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य ये झारखंड में है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। जिम कॉर्बेट उद्यान उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा। मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु। बांदीपुरम राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक। पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश। मानस राष्ट्रीय उद्यान असोम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असोम। घाना पक्षी विहार राजस्थान। और रणथंभौर वन्य जीव पक्षी विहार ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? जलीय निकाय में जो प्रदूषण होता है उस जलीय निकाय में प्रदूषण में योगदान कौन सा नहीं करता है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो है ओजोन परत का जलीय प्रदूषण से कोई मतलब नहीं। ये आकाशीय परत है, वायुमंडलीय परत है। और ये अल्ट्रावायलेट यूवी रेस को, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। बाकी भारी धातु, माइक्रोप्लास्टिक, कीटनाशक ये सारी चीज़ें जल प्रदूषण फैलाती हैं। निम्न प्रदूषक एजेंट में कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद के लिए जिम्मेदार है? इसमें है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? देखिए मोटर वाहन, पशुधन, धान के खेत और गन्ने के खेत। अब पशुधन तो है भाई, क्योंकि पशुओं के आंत में मिथेनोजिन बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मीथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है रुमिनेंट यानी पशु। जो पशु कौन से पशु? जो पशु चारा खाते हैं। और वो बैक्टीरिया मिथेनोजन जीवाणु जो है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा कि रुमिनेंट्स के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो मेथेन के लिए उत्तरदायी है? तो मेथेनोजन जीवाणु पाया जाता है जो मेथेन के लिए उत्तरदायी है। और तो इस हिसाब से इस जानकारी के अनुसार पशुधन तो स्रोत हो गया। ठीक, अब धान का खेत देखिए भाई स्रोत है कि नहीं है, ये भी हम आपको बता दें। धान का खेत स्रोत कैसे है और कैसे नहीं है। धान का खेत जो है इसका स्रोत, तो इसमें जो है इसमें जो जलभराव होता है धान के खेत में, और जलभराव में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कीचड़ वाली जिसमें मिथेनोजन बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी क्लियर हो गया, ये भी है, धान का खेत भी है। अब गन्ने का खेत है कि नहीं है? गन्ने का खेत भी है, उसकी भी यही स्थिति होती है, क्योंकि इसकी जो गन्ने में जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, पशुधन गोबर वगैरह जो डाला जाता है खेतों से, धान की भूसी वगैरह वो सड़ती है, तो वहाँ पर मिथेनोजन बैक्टीरिया होता है। मोटर वाहन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही चला जाएगा? मोटर वाहन। नेक्स्ट है फ्लाई एश क्या है? फ्लाई एश क्या है? ये एश के लघुकण हैं। एश क्या है? एश के लघुकण हैं जो हम लोग जलाते हैं, दहन करते हैं कोयला का या किसी लकड़ी का वगैरह। तो आपने देखे होंगे जैसे हम आग जलाते हैं, इस तरीके से आग की लू उठती है और यहाँ से छोटे छोटे कण ऐसे करके आसमान में उड़ते चले, यही फ्लाई एश कहलाते हैं। सांस से ये बीमारी फैलाते हैं और अंदर चले जाते हैं, ये सिस्टम है। नेक्स्ट है ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा है? सल्फर डाइऑक्साइड, आयोडीन, लेड, नाइट्रिकन। तो ये तीनों से खतरा नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है ताजमहल को। ठीक है, क्योंकि इसका रंग जो है हल्का पीलापन मारने लगा इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलीफार्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? रक्त में ई कोलाई का संक्रमण, इसके बाद में आंत में कोलाई की उपस्थिति, नदी के जल में, ये गंगा जी के जल के लिए ज़्यादा इसकी जांच की जाती है। नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण को कोलीफार्म इंगित करता है।
ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए आपके पर्यावरण की वीडियो से।